हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निकाले गए मॉडल सेट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 35 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको सही आंसर के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे। गलत आंसर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, two charges of equal magnitude kept at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is. तो ये फर्स्ट कंडीशन में सपोज करते हैं देयर आर टू चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो लेट दोनों का मैग्नीट्यूड है Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट R। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q, that will be become Q square by R square। तो इसे आप Q square भी लिख सकते हैं। कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड कंडीशन में चार्जेस आर हाफ, मतलब फर्स्ट चार्ज जो है उसको हम लोग Q/2 कर दे रहे हैं। सिमिलरली जो सेकेंड चार्ज है उसको भी हम लोग Q/2 कर दे रहे हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे रहे हैं। मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस पहले R हुआ करता था, नाउ इट विल बिकम 2R। तो इस कंडीशन में अगर आप नया फोर्स फाइंड करेंगे, लेट इट F डैश, तो ये वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चार्ज का आपको प्रोडक्ट करना है, तो Q/2 और Q/2 दोनों का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2R, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ये 2 into 2 4 होगा और ये 2R का होल स्क्वायर है। सो इट विल बिकम 4R स्क्वायर और ये दोनों 4 मिल करके इट विल बिकम 16R स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि F और F डैश अगर आप फाइंड करें, F डिवाइडेड बाय F डैश, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर ये कट जाएगा और ये जो 16 है ये 16 ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बिकम this one। so you may say that कि F dash will be F/16। तो प्रीवियस केस में जो फोर्स लग रहा था उसका वो रिड्यूस हो जा रहा है। नाउ न्यू फोर्स विल बी F/16 और इसे क्वालिटेटिव वे में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग चार्ज को हाफ कर रहे हैं तो चार्ज का प्रोडक्ट होता है और डिस्टेंस हम लोग डबल कर रहे हैं तो डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर होता है। तो इस टर्म को भी अगर आप सॉल्व करेंगे देन अगेन आपको ये 1/16 का फैक्टर मिलेगा, 1/16। तो ये बता रहा है कि ओरिजिनल फोर्स का ये 1/16 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स फोर्स डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा D, F/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। क्वेश्चन सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलॉम।
सो न्यूटन पर कूलम विल बी द करेक्ट आंसर। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग -dV/dx के फॉर्म में लिखें, तब ये जो चेंज इन वोल्टेज है इसका यूनिट हम लोग लेंगे वोल्ट और डिस्टेंस के लिए लेंगे मीटर, तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम एज वेल एज वोल्ट पर मीटर ये भी इसका यूनिट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वोल्ट पर मीटर का भी ऑप्शन मिलता है तो ये भी सही है, और न्यूटन पर कूलम का भी ऑप्शन सही है। F/Q का यूज करें देन योर आंसर विल बी न्यूटन पर कूलम, और अगर -dV/dx का यूज करेंगे तो हमें वोल्ट पर मीटर मिलेगा। तो ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, when an electric dipole is placed in uniform electric field। तो अगर यूनिफॉर्म यहाँ पर वर्ड देखें, दिस वन इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। अब यहाँ पर अगर हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसे कि हम लोग डाइपोल कहते हैं, दिस वन इज द डाइपोल। और अगर ये डाइपोल रखा हुआ है तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दैट इज QE, और जो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा QE, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। एज ए रिजल्ट दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और रिजल्टेंट फोर्स जो आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने के कारण ये आपको जीरो मिलेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स इस पर जीरो होता है। सो इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी नेट फोर्स। बट अगर टॉर्क फाइंड करें तो टॉर्क क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट। तो फोर्स का वैल्यू है Q, टॉर्क अगर फाइंड करेंगे तो फोर्स और R परपेंडिकुलर, तो फोर्स का वैल्यू है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो सपोज करें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर थीटा एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। तो इसके बीच में अगर ये थीटा एंगल है तो दिस डिस्टेंस विल बी, यहाँ से ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस को जनरली हम लोग 2L से डिनोट करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा 2L साइन थीटा। तो R परपेंडिकुलर के जगह पर आप 2L साइन थीटा लिख सकते हैं। एंड एज यू नो Q इंटू 2L चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं P, सो इट विल बिकम PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, बट इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसी टॉर्क को P क्रॉस E के फॉर्म में लिख सकते हैं। एज यू नो कि A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा जीरो नहीं हो, मीन्स अगर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो भी जीरो होगा, अदरवाइज साइन थीटा नन जीरो होगा, और इस केस में टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो एक नन जीरो होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा बट वो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। और नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता है बट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क, तो यहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है बट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ टॉर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे देन इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यहाँ पर अगर आप को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो उस केस में हमारा जो डाइपोल होगा वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उस पर जो फोर्स का वैल्यू होगा वो जीरो नहीं भी हो सकता है अगर हमारा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। यहाँ यूनिफॉर्म है
यूनिफॉर्म के केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए लेट इट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब फोर्स का वैल्यू भी नॉन जीरो होगा, मींस इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू इट विल एक्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स भी मिलेगा एज वेल एज आपको टॉर्क भी मिलेगा। तो आप वर्ड पर ध्यान देंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन इट विल एक्सपीरियंसेस बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वर्क डन फाइंड करते हैं इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज द पोटेंशियल। तो क्यू चार्ज को अगर लाने में आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिटरी मेथड से आप बोल सकते हैं कि यूनिट चार्ज के लिए आपको डब्ल्यू बाई क्यू वर्क करना होगा। और आप जानते हैं वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। सो पोटेंशियल वोल्ट का यूनिट होगा 1 जूल by 1 coulomb. So 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. So correct answer है C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5, if a electric dielectric slab is introduced in between two plates of parallel plate capacitor then its capacitance। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम हो, इन दैट केस इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर इसके बीच में हम कोई दूसरा मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो उस केस में जो नया कैपेसिटेंस होगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के कारण वो होगा एप्सिलॉन ए बाई डी। और ये इप्सिलन क्या होता है, तो इप्सिलन इज इप्सिलन नॉट टाइम्स ईआर होता है इनटू ए बाई डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के कारण इसका जो वैल्यू था ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो वैक्यूम के केस में था उसमें ईआर टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो सो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के कारण जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, नो सॉरी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इंक्रीज, वो बढ़ जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजेस। कितना बढ़ता है, तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज ईआर, जिसे कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उतना टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। सो पांचवा का आंसर होगा, फिफ्थ का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू होता है 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per meter square। So correct option is A। जैसा कि आप सबको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9, और यूनिट हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो अगर आपको इप्सिलन नॉट का वैल्यू याद नहीं है, इन दैट केस आप इप्सिलन नॉट का वैल्यू इस से भी फाइंड कर सकते हैं। इप्सिलन नॉट का वैल्यू होगा इप्सिलन नॉट विल बी 1/4 पाई into 9 into 10 to the power 9, और ऑफ कोर्स यूनिट होगा कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके भी ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप यू विल गेट
8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV बाई dx। अगर v का वैल्यू, जैसा कि डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वो आता है 0, और क्वेश्चन में मेंशन है कि कांस्टेंट पोटेंशियल v का वैल्यू है कांस्टेंट। तो जब आप v कांस्टेंट है और इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग हाफ CV स्क्वायर का भी यूज करते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C का भी यूज करते हैं, और हाफ Q V का भी यूज करते हैं। तो इसमें से A B C ये तीनों एनर्जी स्टोर्ड का सही फॉर्मूला है, तो गलत फॉर्मूला कौन है? तो QV स्क्वायर। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट, जो गलत है वही पूछा जा रहा है। तो ये जो QV स्क्वायर है, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इस केस में आपको डी पर टिक लगाना है, क्योंकि गलत, जो गलत है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। सो करेक्ट यहाँ पर जो आंसर होगा QV स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए हम लोग ये तीनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में हम लोग जानते हैं कि वी विल फाइंड E डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आप फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं इनटू ds। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलॉम, और ds जो कि एरिया है, इसके जगह पर हम लोग मीटर स्क्वायर। तो हम लोग सर्च करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, न्यूटन, कूलॉम, पर कूलॉम और मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से समझ पा रहे होंगे। इन केस अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार फिर से लिख कर प्रैक्टिस करें। तो होप स्टूडेंट्स आप लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। तो गॉस लॉ में हम लोग क्लोज्ड सरफेस को कंसिडर करते हैं और उस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो करेक्ट आंसर है गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। हम लोग एक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं और इस क्यूब के सेंटर पर आपको एक चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है स्मॉल q। ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में प्लेस्ड है, सेंटर में प्लेस्ड। तो अगर और आपसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, किसी एक फेस के थ्रू, किसी, इसमें टोटल कितने फेस हैं? तो इसमें टोटल 6 फेस हैं। ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब कंटेन्स टोटल 6 फेसेस। तो अगर मैं पूछूं कि इस टोटल क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो गॉस थ्योरम का आप यूज करके बोल सकते हैं इट विल बी Q बाय एप्सिलॉन। लेकिन ये जो फ्लक्स है दिस इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मींस थ्रू ऑल 6 फेसेस। टोटल 6 फेसेस के कारण जो फ्लक्स है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 6 फेसेस के लिए अगर हमारा फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ एक फेस के लिए जो होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट को 6 से डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड से।
So correct answer will be Q by 6 epsilon naught. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। और अगर यही मैं पूछता टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस, तब आंसर होता Q by epsilon naught। यहाँ पे सिर्फ आपसे वन ऑफ इट्स फेसेस के लिए, सिर्फ एक फेस के लिए पूछा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी Q by 6 epsilon naught। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। तो ओम्स लॉ कंडक्टर के द्वारा फॉलो किया जाता है, सिर्फ कंडक्टर इसे फॉलो करते हैं, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कंडक्टर, बिकॉज सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd varies with intensity of electric field as per the relation। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण मूव करना स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट करेंगे, तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, इन जनरल यू नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो कोलिजन के जस्ट बाद उसका जो इनिशियल स्पीड होता है वो 0 होता है। और एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फोर्स को मास से डिवाइड करके निकालते हैं। और ये t जितने देर तक वो कोलाइड नहीं कर पा रहा है उस टाइम के लिए हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का यूज करते हैं। तो फोर्स उस पर लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जैसा कि आप जानते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, और ई स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास, ये उसका एक्सेलरेशन होगा। और ये जो टाउ है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज, अगर मैं इसे अरेंज कर दूं देन इट विल बी ई टाउ बाई एम इनटू ई। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल को हम लोग किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं, और यही है किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। और ये किस पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, जो कि हमें बताता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। इट मींस जो हमारा चार्ज है, चार्ज ना तो जनरेट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जिस तरह से ये चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यहाँ पर जितने करंट इनपुट के फॉर्म में आते हैं उतने ही करंट यहाँ से आउटपुट के फॉर्म में जाते हैं। एज ए रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, तीनों रूल एक ही है और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो लूप रूल जब हम लोग किसी क्लोज्ड लूप में रूल लगाते हैं जिसमें कि आपका सर्किट एलिमेंट्स, रजिस्टर, सेल, जब ये क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं तब हम लोग समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप का सम को जीरो करते हैं, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो किरचॉफ्स लूप रूल को ही हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड रूल भी बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टिविटी, तो जैसा कि आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। दिस रो, इसी रो को हम लोग
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन सेल इच ऑफ ईएमएफ ई, हर एक सेल का ईएमएफ है ई और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जब हम लोग उसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम लोग इसे पैरेलली कनेक्ट करें तो ड्यू टू आइडेंटिकल सेल इसके अक्रॉस आपको जो नेट ईएमएफ मिलेगा वो ईएमएफ मिलेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको सेम मिलेगा, दैट इज ई। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर रेजिस्टेंस ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, ईच ऑफ वैल्यू आर, टोटल नंबर्स हैं एम। तो जब आप एम आर रजिस्टर को, ये स्मॉल आर रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करें तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, दैट विल बी आर बाई एम। इसे आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। इस तरह से कितने टर्म्स आपको मिलेंगे, इस तरह से आपको m टर्म्स मिलेंगे, जिसे कि अगर आप ऐड कर देते देन यू गेट m बाय r। और इसे अगर आप सॉल्व करें देन r इक्विवेलेंट विल बी r बाई m। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर n सेल्स हैं, तो ये आपको r बाई n मिलेगा। तो r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा स्मॉल r बाई n। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, नेट ईएमएफ इज ई और जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर बाई एन। अब अगर इसी को हम लोग अगर सीरीज में करते, तो सीरीज में करते तो हमारा जो टोटल ईएमएफ होता वो n टाइम्स ई हो जाता, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता वो भी इंक्रीज हो जाता, दैट विल बी एन आर। तो सीरीज और पैरेलल में ये डिफरेंस है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज, तो रेजिस्टिविटी जनरली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा, बट मैग्नीन एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 19th, the equivalent resistance of resistors in parallel combination। तो जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। सपोज करिए आप दो रेजिस्टेंस को, तीन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो ये हो जाएगा 3 बाय आर। सो 1 बाय कैपिटल आर दैट इज आर इक्विवेलेंट इज 3 बाय आर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आर बाय 3। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 हमें इक्विवेलेंट वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये डिक्रीज कर गया है। तो जब भी आप रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते इन दैट केस आपको जो रेजिस्टेंस मिलता वो इंक्रीज मिलता, बढ़ा हुआ मिलता। तो यहाँ पर पैरेलली चूंकि कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 20, in a whetstone breeze if the battery and galvanometer are interchanged then deflection in galvanometer। तो यहाँ पर जब आप बैलेंस्ड, अगर हमारा ब्रीज बैलेंस्ड हो तो बैलेंस्ड कंडीशंस में जो हमारा
फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारा वेट स्टोन ब्रिज है, जिसमें कि एक डायगोनल के अक्रॉस हम लोग प्राइमरी सर्किट कनेक्ट करते हैं और दूसरे डायगोनल के क्रॉस हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। और अगर रजिस्टर का वैल्यू हो पी क्यू आर एस, तो हम लोग कहते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अगर ये बैलेंस्ड है, इन दैट केस गैल्वेनोमीटर में करंट भी 0 रहता है, और ये बैलेंस्ड केस में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपको मिलते हैं तो ये भी इक्वल मिलते हैं। तो इसी को अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने के बाद आपका जो नया फिगर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। P Q R और S। अब इसके अक्रॉस हम लोग सेल कनेक्ट करेंगे और इसके अक्रॉस हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। तो ये बैलेंस्ड कब होगा? तो बैलेंस्ड होगा जब P बाय R का रेशियो और Q और S का रेशियो इक्वल है। तो इसी इक्वेशन को आप क्रॉस करके P बाई Q और ये R को इस साइड ले जाएं और Q को मैंने यहाँ पर नीचे ले आया, देन इट विल बी R बाई S। तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल इक्वेशन की तरह ही है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दे तो भी हमारे बैलेंस्ड कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं और हमारा रिजल्ट अनअफेक्टेड रहता है। सो द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल नॉट चेंज इन बैलेंस्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। 21st, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। तो ये आप ध्यान देंगे कि अगर दो वायर में पैरेलली करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, इन दैट केस दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कि पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 22 क्वेश्चन, a charged particle is moving on circular path with velocity v in a uniform magnetic field. If the velocity of charged particle is doubled and the strength of magnetic field is half, then radius। तो जैसा कि आपको पता है कि रेडियस का हमारा फॉर्मूला होता है एम भी बाई क्यू बी। तो इस क्वेश्चन में ये आया कैसे? तो जो उस पर फोर्स लगेगा दैट इज क्यू भी बी, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रेडियस का वैल्यू आएगा एम बी बाई क्यू बी। अब आपको क्या करना है, इस पर जो इंफॉर्मेशन है उससे डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग इस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को डबल कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको डबल कर रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको हाफ कर रहे हैं। तो जो नया रेडियस आपको मिलेगा वो मिलेगा एम, भी को मैंने डबल कर दिया और जो बी था बी को मैंने हाफ कर दिया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। नाउ इट विल बिकम 4 टाइम्स एम भी बाई क्यू बी। तो आप देख सकते हैं ये एम भी बाई क्यू बी से 4 टाइम्स हो गया, मीन्स इसका जो नया रेडियस होगा वो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग यूनिट वेबर यूज करते हैं, और फ्लक्स बी डॉट डी ए से फाइंड करते हैं। तो बी के जगह पर अगर आप टेस्ला का यूज करते हैं देन इट विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ऑफ कोर्स ये 1 वेबर के इक्वल होता है। तो आप फ्लक्स के लिए
टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर का यूनिट यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज वेबर। और अगर टेस्ला मीटर स्क्वायर रहता तो वो भी सही होता। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा जाता है तो इसके लिए आप टेस्ला का यूज करेंगे या वेबर पर मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, बिकॉज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट चाहिए, सो इट विल बी वेबर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। तो साइक्लोट्रॉन से हम लोग पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है। और न्यूट्रॉन्स हमारा चूंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन्स को भी हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को हम लोग एक्सेलरेट करेंगे बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट्री करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे डीबी, वो वैल्यू होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। और जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ डीबी, तो हमारा ये डीएल पोर्शन इंटीग्रेट होता है जो कि पूरे सर्कमफेरेंस का लेंथ बताता है। सो इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल के जगह पर हम लोग 2 पाई आर का यूज करते हैं, 2 पाई आर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाता है, एक आर बच जाता है, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, पाई से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यही चीज सॉल्व होकर के होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। तो एज ए फॉर्मूला आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन the distance between two parallel current carrying conductor is doubled. What will be the effect of forces between the conductors? तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच जो फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप यूज करें। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले हम लोग एक करंट कैरिंग वायर के कारण किसी दूसरे वायर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट। अगर फर्स्ट में I1 करंट है और फर्स्ट वायर के कारण हम लोग सेकेंड वायर के किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें देन इट विल बी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन सेकेंड वायर। और फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं आई एल क्रॉस बी। तो ये सेकेंड वायर का करंट होगा I2L क्रॉस बी। और अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है तो आप L से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी I2 क्रॉस बी। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट इधर है तो इस वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो एंगल होगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जब आप b का वैल्यू आप पुट कर देंगे, दिस वैल्यू जब आप पुट करेंगे देन यू विल गेट म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई
आर। तो ये दो करंट कैरिंग वायर के बीच लगने वाले फोर्स हैं ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एज ए फॉर्मूला आप इसे ध्यान में रखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और फ्लेमिंग्स के रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ इस फॉर्मूला का यूज करके अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो क्वेश्चंस में मेंशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल। तो ये जो डिस्टेंस है आर को हम लोग डबल कर रहे हैं। तो आर को डबल करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो जब आर को आप डबल करेंगे तो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में सेकंड केस में ये जो फोर्स होगा वो 1/2 टाइम्स होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये जो 2 है ये 2 मिलके 4 हो जाएगा। नो, इसे आपको इनिशियल फर्स्ट केस से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट केस में आपका जो फोर्स होगा दैट इज F/L इज इक्वल टू वो होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और सेकेंड केस में फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेट इट F डैश। तो F डैश L का वैल्यू होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। चूंकि आर का वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है, सॉरी इस डबल डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आर के जगह पर आप 2r यूज करेंगे। तो ऑफकोर्स 2r और ये 2 मिलके 4r होगा। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करें, इन दैट केस f, ये आप पाउज करके इसे कैलकुलेट करें, F/F डैश का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको F/F डैश का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है म्यू नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि F डैश का जो वैल्यू होगा वो F/2 होगा। यहां से आप बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2F डैश एंड F डैश इज F/2। हमारा फोर्स जो है वो 1/2 टाइम्स हो चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 26 का बी। तो स्टूडेंट्स इसे पॉज करके आप खुद भी कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके आप चेक करें कि इसका आंसर F डैश इज इक्वल टू F/2 आप सही आंसर पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। 27, a moving charge particle experiences no force while moving through uniform magnetic field। तो जो हम लोग का जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B। तो हम लोग इस फॉर्मूला में QVB साइन थीटा का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो दोनों के बीच एंगल होगा 0 डिग्री, और 0 होने से साइन 0 0 हो जाएगा। इट मींस फोर्स वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स while moving through uniform magnetic field। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, हमें जो ऑप्शन मिल रहा है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो एंटी पैरेलल भी मूव करता मतलब 180 डिग्री का एंगल होता, उस केस में भी हमें फोर्स 0 ही मिलता।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये है हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के नजदीक में मैग्नेटिक साउथ पोल है। सिमिलरली ज्योग्राफिकल साउथ पोल के नजदीक में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक नॉर्थ से ओरिजिनेट होके मैग्नेटिक साउथ पे टर्मिनेट होता है आउटसाइड, और अंदर में मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ये क्लोज लूप बनाते हैं। तो बाहर में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाते हैं। और इसी को आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि ये ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफिकल में आंसर देना है। सो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यहाँ पर आपको फिगर में जैसा दिख पा रहा है, ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ ये सब अलग अलग हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के नजदीक में मैग्नेट का साउथ है, मैग्नेट का नॉर्थ नहीं है, मैग्नेट का साउथ है। और ज्योग्राफिकल साउथ के नजदीक में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो ये अपोजिट है, ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ में ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ज्योग्राफिकल वर्ड को हटा के अगर मैग्नेटिक वर्ड यूज करें तो उस केस में मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, आउटसाइड, अंदर में फिर अलग होता है। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। तो जो है करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाते हैं। इसलिए अगर आप एक कंपास नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट तो हो रहा है ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो पॉइंट कर रहा है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। तो होप स्टूडेंट्स ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ को आप अच्छे से रिलेट करना सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। 29, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। और ये होता क्या है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझने के लिए आपको समझना होगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। और किसी पॉइंट पर अगर आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो एक प्लेन है और वो प्लेन कंटेन करता है गिवन पॉइंट को और ज्योग्राफिकल एक्सिस को। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक एक्सिस और गिवन पॉइंट से पास करता है। तो सपोज करिए ये है हमारा मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। और सपोज करिए इस पॉइंट से आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स
मैग्नेटिक एक्सिस एंड गिवन पॉइंट। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या था? ज्योग्राफिकल मेरिडियन ज्योग्राफिकल एक्सिस और गिवन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन था। तो किसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, इन दोनों प्लेन के बीच, ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों प्लेन के बीच जो एंगल होगा उसी एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, दिस एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ D। तो इस फिगर में अगर मैं बोलूं कि tan डेल्टा फाइंड करिए, तो tan डेल्टा का वैल्यू होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगे, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज √3 टाइम्स h। तो ये h कैंसिल हो गया और √3, तो जैसा कि आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री इज √3। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंजेस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंजेस रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज। तो फैराडेज सेकेंड रूल में हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ इज इक्वल टू d∅ by dt, और if it contains n turns then it will be n d∅ by dt। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है rate of change of flux, not simply flux, it is rate of change in magnetic flux। तो करेक्ट ऑप्शन है the EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change in magnetic flux। नेक्स्ट क्वेश्चन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? तो किसी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण उसके बगल के नियरेस्ट कॉइल में अगर ईएमएफ डेवलप हो या करंट जनरेट हो, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और इसके लिए जो कोफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज m, तो उसका यूनिट हम लोग हेनरी यूज करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस, किसी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस L के लिए भी उसका यूनिट पूछा जाए, तो L का यूनिट एज वेल एज M का यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। the magnetic field is parallel to the surface then magnetic flux through will be। तो सपोज करिए कोई सरफेस है और उसके पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट्स करता है मैग्नेटिक फील्ड्स पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, and magnetic flux is proportional to magnetic field, numbers of magnetic field passing perpendicular to the surface। तो अगर ये पैरेलल पास कर रहा है तो ये एक भी फील्ड पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। और मैथमेटिकली भी आप निकाल सकते हैं, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds। और अगर b डॉट ds है तो डॉट को हटा करके आप यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं। और जैसा कि पैरेलल के केस में आपको जो
ये आपका एरिया है, तो एरिया का जो वेक्टर होगा वो एरिया पर परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो थीटा जो एंगल है, थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है। एरिया इज दिस वन, बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के पैरेलल है, बट एरिया वेक्टर के साथ ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर थीटा आपको 90 यूज करना होगा, और cos थीटा मींस cos 90 डिग्री आप अगर यूज करते हैं तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। तो मैथमेटिकली भी आपको 0 मिल रहा है, और अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करें तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, उस सरफेस से क्रॉस नहीं करते हैं, तो एज ए रिजल्ट भी आपको फ्लक्स 0 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो होप स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ पा रहे होंगे। इन केस अगर किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो तो आप उसे दोबारा देखें, और उसके बावजूद भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें। और ये याद रखें कि क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये थॉमस एडिसन का कहना है। सो होप स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छे रिजल्ट से ना सिर्फ पास होंगे बल्कि टॉप भी करेंगे, तो ऐसा मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।